Okay, so we have to discuss today Newton's law now. Yes, sir. Okay, so fine. Heading the Newton's law of motion. Newton's law of motion. Newton's law of motion. So we'll be starting with this. प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बैंक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो भी इस वीक में डिस्कस करेंगे. टुडे विल बी डीलिंग विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, मोशंस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. इफ आई से मोशन, मोशन मींस व्हाट? मूवमेंट, है ना. मैकेनिक्स को, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस. इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं. राइट. सो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन के बारे में या मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे. ठीक है. मैकेनिक्स पढ़ने के लिए मैकेनिक्स को भी क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज बेटा? Two. What are they? Kinematics and dynamics. Kinematics and dynamics. Correct. Excellent. So one is called kinematics. The second one is called dynamics. What is the difference between them? दोनों में difference क्या है? Basically, kinematics is that section of mechanics in which we deal with study without knowing the cause of motion. So kinematics वो section है mechanics का. We study motion without knowing cause of motion. Right? इसमें आप मोशन के बारे में पढ़ते हो, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन. सो हमें कॉज के बारे में पता नहीं होता, सिर्फ हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं. राइट. सो वी स्टडी मोशन इन काइनेमेटिक्स. हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि व्हाई मोशन इज देयर. ठीक है. सो व्हाट इज डायनेमिक्स? राइट. डायनेमिक्स क्या है? यहाँ पे हम क्या करते हैं? Here also we study motion. We study motion, knowing cause of motion. Right? दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी आप मोशन के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे भी आप मोशन के बारे में पढ़ोगे. दोनों जगह पे हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं. बट हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्यों हो रहा है. सो वी आर इंटरेस्टेड विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. राइट. ये दोनों में डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में. आप मुझे बताओ मोशन का कॉज क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? Force. फोर्स. सो बेसिकली डायनेमिक्स में व्हाट वी डू इज वी स्टडी अबाउट फोर्स. क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमें कॉज के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ वहां पे मोशन देखना है. वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन. तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ आपको मोशन देखना है. मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन डायनेमिक्स जो सेक्शन है मैकेनिक्स का, इसमें आप मोशन तो पढ़ोगे ही, नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि भाई मूवमेंट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है. तो दैट इज डायनेमिक्स. और ऑब्वियस ही बात है, कॉज क्या होगा? फोर्स. क्लियर? Am I clear properly? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. फोर्स को हम लोग कितने सेक्शंस में क्लासिफाई करते हैं? हाउ मेनी कैटेगरीज डू वी क्लासिफाई? व्हाट आर दे? Contact and non-contact. Contact and non-contact. Excellent. One is called contact force और the second one is called what? Non-contact force. आपको ये सब बताया है मैंने, बट फिर भी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर ली. Contact force and non-contact force. Now what is the difference between them? Contact force और non-contact force क्या होता है? So contact force are those forces which require physical contact for their applications. है ना. Contact force वो फोर्स है जिसको अप्लाई करने के लिए what do we need?
इसको अप्लाई के लिए क्या होना चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट, contact. फिजिकल कॉन्टैक्ट, तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। Right? Can you give some example of contact forces? Normal reaction. Normal reaction. Friction. Normal reaction, friction, yes, correct. Normal reaction हो गया, Tension. friction हो गया, and Tension. tension, yes, correct. So ये सारे जो फोर्स है वो तभी लगेगा जब आपका फिजिकल कांटेक्ट होगा बॉडी में, है ना? If there is no physical contact, these forces will not act. तो फोर्सेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बाद में हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमारे लिए फोर्स को हमने दो सेक्शन में क्लासिफाई किया, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस व्हिच रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट फॉर देयर एप्लीकेशंस, एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन एंड सो ऑन। Now, what is non-contact force? What happens here? Require physical contact. So this does not require physical contact. Can you give me some example for this? Electrostatic. Gravitation. Correct. Electrostatic is right. Electrostatic force हो गया. Then we can say gravitational force. Anything else? Gravitational force. और भी कुछ हो सकता है? Magnetic. Magnetic भी हो सकता है, of course. Because North Pole will repel, North Pole, South Pole will attract, and for that we do not require the physical contact between two poles of the magnet. So magnetic force is also a non-contact force, है ना? So basically हम forces को इतने categories में classify करते हैं, contact force and non-contact force. Contact force require physical contact for their applications. Non-contact force does not require physical contact for their applications, and these are the few examples of this. अच्छा, spring force किस में आएगा? Will it be a contact force कि non-contact force? Contact. Contact force. So here I am having a spring force, and so on. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now इन सभी forces को जब आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, that is called free body diagram. Free body diagram क्या है? The diagram, pictographical representation of all forces acting on the body is called free body diagram. और free body diagram हमारे बहुत काम का है entire physics में, right? Free body diagram. So now what is free body diagram? This is nothing but this is the pictographical representation of all the forces which is acting on the body. किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, सारे फोर्सेस को जब आप रिप्रेजेंट करोगे डायग्राम में, so that is called free body diagram, right? So basically ये क्या है? representation of all forces acting on body. किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, that will be called free body diagram, है ना? कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपके बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे, सभी फोर्सेस को अगर आप डायग्राम में पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, that will be called free body diagram. Am I clear? Yes. चलो, let's start with simple question. फ्री बॉडी डायग्राम पे पहले एकदम अच्छे से कमांड होना चाहिए. लेट्स से कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया है. बताइए क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इसको? Wait, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किधर? Perpendicular. डाउनवर्ड. और क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन. और mg भी तो लगेगा ना, इसका खुद का वेट. Okay. Other than these two forces, normal reaction and mg, is there any other force acting on this body? No. No.
right? There is no friction because there is no relative motion between the block and the surface, so there will be no friction here, and you are not applying any kind of force. So only the forces which is acting on the body is normal reaction and mg. I hope I'm clear with this, right? Now Yes. you tell me, is this block moving in vertical direction? No. No. So if this body is not moving in vertical direction, so what will be the net force on this body in vertical direction, Zero. Zero. right? So summation of all forces acting on the body will be equal to 0, right? So here there is normal reaction, यहाँ पे mg है. So can we conclude from here that normal reaction will be equal to mg? Yes. Okay, Yes. good. So next, you have to only plot the free body diagram, nothing else. The angle theta. Here I have kept the block. Mass of m kg. चलिए, plot the free body diagram. Done. Plot here. Yes. Okay. What will be the forces acting here? Self weight. Self-weight Mg, and the other force? Normal. Normal reaction. Correct. Other than these two forces, which is normal and mg, is there any force? No. No. Okay. मुझे इसका कंपोनेंट भी रिजॉल्व करना है. I have to resolve the component of these forces. किसका कंपोनेंट तोड़ू मैं? नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट तोड़ू कि mg का कंपोनेंट तोड़ू? Mg. Why? Mg. Why? Along the motion. Yes. ध्यान रखना, हमेशा जब हम कंपोनेंट, एक्चुअली बेटा फोर्सेस का कंपोनेंट हम किसी डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा हम कंपोनेंट ऐसा तोड़ेंगे जो मेरा पर्पस को सॉल्व करेगी. आगे चल के जब टफ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे ना, तो वहां पे कंपोनेंट तोड़ने में अपन कंफ्यूज होंगे, किसका तोड़ू किसका तोड़ू, राइट? सो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ऑलवेज हम जब कंपोनेंट तोड़ेंगे, द वन कंपोनेंट शुड बी अलोंग द मोशन. मुझे एक बात पता है कि ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो एक कंपोनेंट मोशन के अलोंग होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट मोशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. So when we resolve the component, we try to make a components of all forces, one along the motion and the second one is perpendicular to the motions, right? So normal का तोड़ नहीं सकते because normal is perpendicular, तो इसका component इधर की तरफ होगा नहीं, so we can exclude that. mg का देखते हैं. ये एंगल थीटा, दिस इज 90, so this will give us 90 minus theta. और अगर ये 90 minus theta हो गया तो ये एंगल वापस से क्या हो जाएगा? Theta. So what will be the component of mg here? Cos theta. Cos theta. mg cos theta. और ये क्या हो जाएगा? Mg sin. Mg sin theta. मैंने क्रक्स क्या बोला? Resolve the component of forces, one along the motion and second perpendicular to the motion. हमारा पर्पस तभी सॉल्व होगा. Resolve. जनरली आगे जब हम मूव करेंगे ना, तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर आपने इसी का कंपोनेंट क्यों तोड़ा, आपने इसका क्यों नहीं तोड़ा, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि whenever we resolve the component, one component should be along the motion, the second one will be perpendicular to the motion. All forces along the along and perpendicular to motion. ठीक है? So whenever we resolve the component, one component will be along the motion and the second component will be perpendicular to the motion. Am I clear? Yes. Next, you have to plot the free body diagram.
Plot free body diagram. Plot free body diagram. Yeah, 1 second. Okay, wait. This. हुआ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस. ओके, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इस पे? वन फोर्स विच विल बी एक्टिंग हियर, इज इट नॉट mg फर्स्ट? Yes. एक फोर्स तो आपका ये लग गया mg. व्हाट एल्स विल बी देयर? एक और क्या लगेगा? Normal. नॉर्मल. कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? क्या इस बाजू में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? Yes. N1. जो यहाँ का कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर वन नॉर्मल रिएक्शन विल बी हियर, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर वन नॉर्मल रिएक्शन विल बी हियर. N1 एंड N2. ठीक है. सो एक नॉर्मल रिएक्शन इस बाजू में लगा, एक नॉर्मल रिएक्शन इस बाजू में लगा, एंड द mg इज हियर. इज देयर एनी एल्स अदर फोर्स? इसके अलावा कोई और भी फोर्स है क्या? No. वेरी गुड. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए? फॉर इक्विलिब्रियम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए? क्या समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0? Yes. राइट. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है. वेलोसिटी हो सकता है बट एक्सेलरेशन नहीं होगा. राइट. सो कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, सो ऑब्जेक्ट कैन मूव और कैन बी एट रेस्ट. दोनों पॉसिबिलिटी है. ऑब्जेक्ट चल भी सकता है लेकिन रुक भी सकता है. लेकिन whenever I say that body is in equilibrium implies कि there should be no acceleration on the body. और acceleration body पे कभी नहीं होगा जब बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा. राइट. सो इफ आई से कि कोई बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है, सो कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी along x axis will be equal to 0, along y axis will be equal to 0, and along z axis will be equal to 0. आया ना? Yes. अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, व्हाट डज इट मीन? इफ आई से इफ देयर इज अ बॉडी व्हिच इज एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? कि वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना? अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी रुका है, वो चल भी सकता है, बट इट कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना? लेकिन व्हेनेवर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज, सिंपल सी बात में, कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए हर डायरेक्शन में. तो इस केस में बॉडी मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आगे चल के बताऊंगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. इक्विलिब्रियम्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज. है ना? आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम 3 कैटेगरीज का होता है, बट फिलहाल अभी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें. सो इफ आई से कि मेरा बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जो फोर्स लग रहा है वो 0 होना चाहिए, वाई के अलॉन्ग भी जो फोर्स लग रहा है वो 0 होना चाहिए, जेड के अलॉन्ग भी फोर्स लग रहा है वो 0 होना चाहिए. राइट. अगर बॉडी पे समेशन ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अगर ये 0 हो जाए, तो कैन आई से बेटा कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? Yes. 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 अगर ये हो गया, इसका मतलब क्या है कि बॉडी किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. राइट. अच्छा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, डज इट मीन कि वो चल नहीं रहा है? इफ आई No. से कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सो डज इट मीन कि वो बॉडी चल नहीं रहा है, या वो चल भी सकता है? No.
चल भी सकता है। चल भी सकता है। सो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो रुका हुआ है, इट कैन मूव। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऐसे बात करूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज लेट्स से 0, तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो मूव कर सकता है ना कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड। Yes. तो दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, ये रुका भी रह सकता है और चल भी सकता है। सो व्हेनेवर आई से कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन दैट इट इज एट रेस्ट, इट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी मूविंग आल्सो, बट अगर वो मूव करेगा तो इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, right? And why constant velocity? Because all the forces which is acting on that body is equal to what? 0. समझ में आ गया? तो अगर हर फोर्स 0 होगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर टॉर्क भी 0 हो जाएगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर सब 0 होगा तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम। Am I clear? Yes. Yes, sir. Good. Very good भूमिका। सिंपल सा फंडा है, अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स आप 0 रखोगे, नेट फोर्स 0 है, बॉडी पे नेट फोर्स है ही नहीं, मतलब एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं होगा। आई कैन यूज दिस टर्म्स क्योंकि आपने पढ़ा है नॉर्मल लेक्चर में। अगर टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा मतलब ओमेगा में चेंज नहीं होगा। सो अगर टॉर्क 0 है तो बॉडी या तो रोटेट कर सकता है या तो रुका रहेगा। अगर रोटेट करेगा भी तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? Yes. चलो, Yes. विल वर्क ऑन दिस ओनली, इतना ही कॉन्सेप्ट है, हमें इसी पे काम करना है। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, वी हैड अ ब्लॉक हियर और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया लाइक दिस। ये ब्लॉक मेरा ए है, ये ब्लॉक मेरा बी है, मास ऑफ 3 kg, मास ऑफ 2 kg। आपसे पूछा गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी and A and ground. Sure. Work on this. I've started with easy problems. धीरे धीरे टफ करेंगे। Fine. 20 का भूमिका। 20 and 50 block A and B. Okay. So let's work on this block B first और block B का। Okay. और देखते हैं। So पहले block B का free body diagram बनाओ। So block B का let's plot free body diagram. So what are the forces acting on block B? mg। क्या इसका एक mg लग रहा है? और ब्लॉक बी का मास कितना है? 2 kg और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट्स सेट की 10 है, तो क्या 20 न्यूटन विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड? अब देखो ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए के कांटेक्ट में है, सो जब बी नीचे mg लगा रहा है तो क्या ब्लॉक ए विल अप्लाई अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बी n1 लगाएगा? Yes. वेरी गुड। So this is the normal reaction N1 applied by block A on block B. तो block A ने normal reaction लगा दिया N1। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो block B है, is it at rest की moving? Rest. Rest. So can we say that net force is 0? इसका मतलब क्या है? That N1 should be equal to what? 20 न्यूटन। ठीक है। अब इसी वे में अगर आप ब्लॉक
ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्या बनेगा ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम? क्या इसका खुद का वेट नीचे लगेगा mg? मास आई हैव गिवन यू 3 kg, so this is 3 into 10 which means 30 न्यूटन, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ब्लॉक ए ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो क्या ग्राउंड ब्लॉक ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा विच इज N2? लगाएगा ना? Yes. अगर Yes. क्या कोई और फोर्स भी लग रहा है क्या? Normal by B. नॉर्मल बाय बी। अगर ए बी पे नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लगा रहा है तो क्या बी ए पे नॉर्मल रिएक्शन N1 नीचे लगाएगा? So क्या इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N1 नीचे लगेगा फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ? For every action there is equal but opposite reaction. Yes. So if A is applying normal reaction on B in the upward direction, so B will again apply normal reaction on A in the downward direction. अभी ये जो ब्लॉक A है, is it at rest की moving? Rest. तो summation of all forces क्या होना चाहिए? 0. 0. अब देखो नीचे कौन कौन सा लग रहा है? N1 और mg. ऊपर कौन सा लग रहा है? N2. So can I say that N2 is equal to N1 plus of mg? So what will be N2? N1 already we have calculated, which is 20 plus mg कितना हो गया? 30. That implies N2 will be equal to what? 15. So this is the normal reaction which is being applied by ground on block A, and this is the normal reaction applied by block A on block B. Am I clear properly? Yes, sir. Okay. किसी को कोई डाउट इसमें बेटा? Anyone has any doubt in this? No. No. एक क्वेश्चन और। I'm taking this in short because already आप हम लोगों ने पढ़ के रखा नॉर्मल लेक्चर्स में। Don't want to waste time on theories. ऐसे एक ब्लॉक लगा है। So we have a block here. ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है? इसका मास मान लीजिए, इजी बनाता हूँ, 2 kg है। ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 37 डिग्री है। इसमें इस थ्रेड में टेंशन T1 है मान लो, और इस थ्रेड में टेंशन T2 है। आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड करिए। स्टेबल कंडीशन में है ये। नन? ओके, देखते हैं। सो इधर T1 लग रहा है, सो पहले इसका फ्री बॉडी प्लॉट करेंगे। सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग हियर? विल इट बी सिंपली इक्वल टू mg?
है ना। So इस पे जो नीचे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, mg. Here we are having T2, this is T1. So what will be the component here? T2 cos 37. cos 37. और इधर जो कंपोनेंट T2 का लगेगा ये कितना हो जाएगा, सिंपली T2 इंटू साइन 37. क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था? Yes. So now if this object is at rest और ये इक्विलिब्रियम कोई कंडीशन में है, तो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. 0. तो पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं. इन वर्टिकल डायरेक्शन, so in vertical direction, so what is happening in the vertical direction? ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? T2 sin of 37 degree. और नीचे क्या फोर्स लग रहा है, mg. There is no other force acting in the vertical direction. T2 sin 37 ऊपर है और नीचे लग रहा है mg. So T2 into sin 37 is what बेटा, 3/5. 2 into 10, 20 हो जाएगा. So what will be T2 from here? 20 into 5/3. So T2 कितना हो जाएगा? Is it 100 by? So what will be T2 from here? Is it equal to 100 by 3 Newton? आया ना? Yes, sir. Yes. Good. Now what will be T1? So अगर हम horizontal direction में देखें, if we go in horizontal direction, तो क्या मिल रहा है? क्या horizontal direction में भी ये body move नहीं कर रहा है? horizontal direction में भी net force क्या होना चाहिए body के ऊपर? 0. So here I am having T1 is equal to T2 into cos of 37 degree. जितना force इधर लगेगा उतना इस बाजू में लगेगा. So T1 कितना हो जाएगा? T2 already we have calculated 100 by 3, 4 by 5. So what will be T1? 80 by 3. Is it okay? समझ गया कैलकुलेशन सभी को? Yes, sir. Yes. वेरी गुड मयूरेश, एक्सीलेंट बेटा. एक्सीलेंट मयूरेश. बाकी लोगों को क्लियर है सब कुछ? कैलकुलेशन जमा अच्छे से? सर वो इन वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्या? नहीं, ग्राउंड के कांटेक्ट में है क्या? हाँ नहीं है. हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर से लगेगा? उसके लिए कांटेक्ट होना चाहिए था ना. इट इज नॉट इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड. सो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा? डन. शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट. लेट्स से कि एक रॉड ऐसा है, ठीक है. यहाँ से सो वी हैव रॉड हियर, यहाँ से हमने ऐसे कनेक्शन दे दिया. Connected like this. ऐसे थ्रेड बांध दिया इसके ऊपर. थ्रेड अटैच कर दिया, ठीक है. ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री. इसका मास पकड़ लो आप, 2 kg है. इजी बना तो डाटा. यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1. हियर देयर इज टेंशन ऑफ T2. आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. देखो वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है. अगर रुका है तो नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होना चाहिए. उसी पे सब खेलेंगे हम लोग. जस्ट सी कितने वैरायटी से क्वेश्चन उसके ऊपर बनाए जा सकते हैं.
डन। चलो देखो, इसको डील करते हैं। कैसे इसको अप्रोच करोगे? सिंपल सा प्रॉब्लम है। ऑब्वियस सी बात है, इस रॉड पे क्या लगेगा नीचे बेटा? किसका सेल्फ वेट mg नीचे एक्ट होगा, which is mass I have given to acceleration due to gravity 10. So will there be 20 Newton acting here? हाँ, और क्या लगेगा? T2 is here, this angle is 37 degree. So इधर क्या कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T2 cos 37 degree, और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? T2 of sin 37 degree. Likewise here we have T1, this angle is 53. So what will be the component here? T1 cos 53 degree, और अच्छा एक मिनट धारा देखता हूँ बेटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 sin of 53 degree. यही होगा ना? There is no other force except these, right? अगर ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है, implies कि नेट फोर्स इज 0 इन ऑल द डायरेक्शंस, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट्स वर्क आउट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है? T2 into cos 37 degree is T1 into cos 53 degree. ओके, देखते हैं आंसर, सोल्व फॉर अ सेकंड। cos 37 क्या हो जाएगा? 4/5, and cos 53 क्या हो जाएगा? 3/5. So this 5 and 5 will be get cancelled. So 4T2 is equal to 3T1. So let me have this as equation number 1. Now let's go in the vertical direction. ठीक है, देखते हैं सर्वेश, वर्टिकल डायरेक्शन में जाके बात करते हैं। So what will happen in vertical direction? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? ओके, कैन वी से कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है? T1 of sin 53 degree plus T2 of sin 37 degree. Will that be equal to mg in the vertical directions? Right? So Yes. what is sin 53? 4/5 ना, plus T2 into sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5, 20. So this means that 4T1 plus 3T2 is equal to 100. So this 5 I have multiplied this side. अभी क्या करेंगे? यहाँ से आप निकाल दो कोई भी वैल्यू। So let's get the value of T1 या T2, कुछ भी निकाल लो। So T2 निकाल देते हैं। T2 कितना हो जाएगा? 3T1/4. Right? So from here can we say that T2 is equal to 3T1/4? अब ये जो T2 का वैल्यू आया आप यहाँ पेस्ट कर दो। So which implies 4T1 plus 3 T2 we had here is 3T1/4 is equal to what? 100. Okay. 1 second, cost. Let me see. 4T1 plus 9T2/4 is equal to 100. Multiply कर दो। 16T1 plus 9T1/4 is equal to what? 100. So 16 plus 9 is 25. T1/4 is equal to what? 100. This is 4. So from here T1 कितना आ जाएगा? Is it 16 Newton? Tension 1. Yes. Okay. Now once we have T1 and if you want to get the value of T2, so T1 का वैल्यू यहाँ पेस्ट कर दीजिए। So T2 कितना था? This is 3T1/4, which means कि T2 कितना हो जाएगा? 3 into 16/4. So this is the final answer. Excellent. पहले किसने किया? Very good. Mayuresh and Dhara, both of you.
एक्सीलेंट, समझ में आ गया बेटा सबको पॉइंट ये? बाकी सबने भी सही किया है। कौस्तुभ हैज गॉट द राइट आंसर, सर्वेश का भी बराबर है, अमयन हैज गॉट द रॉन्ग आंसर, कांचा का भी गलत था, धारा हैज गॉट इट राइट। गुड, क्लियर है पॉइंट सबको? समझ गए बेटा कैसे डील करेंगे इसको? Yes, sir. Yes. अच्छा, एक और बना तो इसी टाइप थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेट्स टेक द प्रॉब्लम लाइक दिस। इजी बना तो थोड़ा समझ अच्छा लगेगा। लेट्स से ऐसे, यहां से हमने अटैच किया हुआ है रॉड को। So here we have a rod. So here we have a rod, दोनों एंड पे अटैच किया है। ये वर्टिकल वॉल है, रूफ है, जिसके थ्रू आपने हिंज कर दिया है इसको। ठीक है, इसका लेंथ ले लो आप 2 मीटर, मास इज ऑफ 2 kg। ठीक, इस रॉड का, इस थ्रेड का टेंशन T1 लग रहा है और यहाँ का टेंशन T2 लग रहा है। इन दिस केस नाउ रॉड इज वर्टिकल, सॉरी ये थ्रेड इज वर्टिकल, यहाँ का टेंशन T1 लग रहा है और यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है। तो पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, गो फॉर इट। हाँ यस, बिल्कुल होगा मेरे। देखो मैं करता हूँ इसको, mg लगेगा ना इसके ऊपर, किधर लगेगा mg? नीचे, along द सेंटर ना, सेंटर से लगता है ना mg। याद है हमने सर्कुलर मोशन में भी डिस्कस किया होगा आप लोगों ने। सो mg विल बी एक्टिंग फ्रॉम हियर सेंटर। m कितना दिया? 2 kg, ग्रेविटी क्या है? 10, इज इट 20 न्यूटन। अगर हम रॉड ऑब्वियसली मूव नहीं कर रहा है, सो इफ आई गो इन वर्टिकल डायरेक्शंस, if I go in vertical direction, so what will be the net force in vertical direction? 0. 0. So vertical direction में net force मेरा 0 हो जाएगा। Now vertical direction में what is the force acting in the upward direction? T1 and T2. हाँ, नीचे क्या लग रहा है? mg. So can we conclude that T1 plus of T2 will it be equal to mg? और क्या मुझे मिलेगा? T1 plus T2 is equal to what? 20 न्यूटन। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? 2 वेरिएबल है, T1 एंड T2, सो वी नीड 2 इक्वेशंस फॉर द सॉल्विंग, राइट। एक इक्वेशन तो मैंने वर्टिकल से निकाला, दूसरा इक्वेशन कैसे निकाला? हाउ टू गेट द सेकंड इक्वेशन? देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, T1 भी वेरिएबल है जो आपको पता नहीं है, T2 भी वेरिएबल है जो आपको पता नहीं है। सो अगर 2 वेरिएबल्स है तो एटलीस्ट आपके पास 2 इक्वेशन तो चाहिए ना टू सॉल्व देम। हाउ विल बी गेटिंग द सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जैसे ये पिछले वाले प्रॉब्लम में सेकंड इक्वेशन तो मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स से निकाल दिया था, बट यहाँ पे तो कोई हॉरिजॉन्टल है नहीं टू गेट द सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या करना पड़ेगा? क्या ये रॉड घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। No. सो अगर ये रॉड नहीं घूम रहा है तो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रॉड शुड बी इक्वल टू 0 कि नॉन जीरो? 0. किस पॉइंट के अबाउट? क्योंकि टॉर्क तो हम किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हैं ना, किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा? Axis of rotation. Axis of rotation.
एक्सिस तो है ही नहीं ना बेटा, ये तो घूम ही नहीं रहा ना। सेंटर ऑफ मास। नहीं, किसी रॉड हम बिल्कुल लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के बाद, लेकिन ये रॉड इस पॉइंट के बाद घूम रहा है क्या? ये जो रॉड है वो इस पॉइंट के बाद घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। नो। तो यहाँ के बाद भी नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। रॉड इस पॉइंट के बाद घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। तो इस पॉइंट के बाद भी नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। रॉड इस पॉइंट के बाद घूम रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। So since this rod is not rotating, therefore summation of all torques acting on this rod should be equal to 0 about any point. तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, right? So since rod is not rotating, therefore summation of all torque on rod should be 0 about any point, है ना? किसी भी पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0. Am I clear? So let's say मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ A, तो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू व्हाट? 0. मैंने सेंटर नहीं लिया है। अच्छा, अगर मैं पॉइंट A पकड़ रहा हूँ तो क्या ये T1 इस पे टॉर्क दे रहा है क्या रॉड पे? अगर मैं पॉइंट A के अबाउट लूंगा तो क्या T1 टॉर्क देगा? हाँ या ना? अबाउट पॉइंट A क्या T1 टॉर्क देगा? यस और नो? कैसे Yes. कैसे देगा? क्या मैंने इसी के अबाउट देख रहा हूँ और T1 भी क्या इसी पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो हाउ विल T1 गिव टॉर्क? हाँ या ना? मैंने टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट पकड़ा है, लिया है? A पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क लिया है। सो इफ आई एम टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट A और T1 भी मेरा पॉइंट A से ही पास कर रहा है, तो T1 विल गिव टॉर्क की नहीं? देगा या नहीं देगा? नो। नहीं देगा। No. ये टॉर्क के लिए आपको फोर्स चाहिए, एंड यू नीड टू हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो ये फोर्स उधर से पास कर रहा है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, तो ये T1 तो टॉर्क देगा नहीं, T2 टॉर्क देगा। ओके, T2 इस रॉड को किधर घुमाएगा पॉइंट A के अबाउट? क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? पॉइंट A के एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। लेट्स से दिस इज माय टाउ 1, और ये जो mg लग रहा है वो पॉइंट A के अबाउट रॉड को किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में। mg ऐसे लग रहा है, पॉइंट A के अबाउट ऐसे घुमाएगा, सो दिस इज माय क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट्स अ टाउ 1। आपको पता ही है सेंटर पे लगता है, सो टोटल लेंथ इज 2 मीटर, सो दिस विल बी 1 मीटर। So can I say कि if net torque about point A is 0, so क्या tau 1 will be equal to tau 2? tau 1 और tau 2 मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो कैंसिल करेगा ना एक दूसरे को। यस। ओके, tau 1 क्या है? T2 की वजह से फोर्स लग रहा है T2, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर इज 2, so T2 into 2 is equal to mg into 1, which implies twice of T2 is equal to what? 20, क्योंकि mg 20 न्यूटन था। So T2 will be simply equal to what, beta? 10 newtons. Right? Now, once we have T2 as 10 newton, we want to get T1. So from equation 1, what do we have? T1 plus T2 is equal to 20. So T1 plus of 10 is equal to 20. So T1 कितना आ जाएगा from here? 10 newton. Am I clear? Property. Sir, we can also write now T1 is equals to T2. T1 is equal to T2. And then T1 minus T2 is equals to 0. Second equation. Repeat again what you're saying. Sir, we can write T1 is equals to T2 and then T1 minus T2 is equals to 0. Second equation. How can you write T1 is equal to T2?
because rod is plane and straight Rod is, in a straight line, horizontal. so what happened? अगर rod straight line में है तो T1 is equal to T2. How you are saying this? कुछ तो कंजर्व करोगे ना, फोर्स या टॉर्क. T1 is equal to T2 कैसे आया? Yes, sir. दैट इज नॉट राइट. ऐसे नहीं सोच सकते डायरेक्टली. हो सकता है बेटा मैं एक और मास रख दूंगा ना यहाँ पे, मान लो मैंने एक और आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया है, उस केस में भी रॉड फ्लैट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन तब T1 और T2 चेंज हो जाएगा, है ना. सो अगर रॉड स्ट्रेट लाइन में है डज नॉट मीन कि T1 और T2 इज सेम. एम आई क्लियर प्रॉपर्ली? Yes, इसमें क्या करना पड़ा, एक इक्वेशन तो मुझे वर्टिकल से मिल गया, दूसरा इक्वेशन मेरे पास हॉरिजॉन्टल में था नहीं, तो मुझे बाय डिफॉल्ट जाना पड़ा टॉर्क के थ्रू. तो आपको दो इक्वेशन बनाना था मुझे, एक वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करके बना दिया मैंने और एक टॉर्क से बना दिया. मुझे पता है कि ये घूम नहीं रहा है, तो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0 किसी भी पॉइंट के अबाउट. तो अगर नहीं घूम रहा है तो इसके अबाउट ले लो या इसके अबाउट ले लो या इसके अबाउट ले लो, ये तुम्हारा चॉइस है. नेट टॉर्क को 0 करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2. एम आई क्लियर? yes. चलो वेरी गुड. इसी टाइप का लो कि थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन. चला चेंज? Yes, sir. ऐसा सरफेस है कुछ, ठीक है. सो दैट इज सरफेस लाइक दिस, और इस पर्टिकुलर केस में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री का है. so, ये जो एंगल फॉर्म किया है, दिस एंगल हियर इज ऑफ 60 डिग्री. इस ब्लॉक का मास दिया m kg. जैसे SI बुक सिंगेज में भी है, SI क्वेश्चन आपके सिंगेज बुक में भी है. ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है. फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A एंड B. at point A and B. चलो करो, गुड क्वेश्चन. चलो करें. नाउ सी, ये अगर एंगल 60 डिग्री है, सो इसके परपेंडिकुलर अगर आप बात करोगे, सो व्हाट विल बी दिस एंगल? 5/6 और 30 डिग्री से. सो यहाँ पे नॉर्मल, ये सब फ्लैट वर्टिकल है, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लगेगा NB. Here there will be normal direction like this NA होगा, और प्लस इसका खुद का वेट लग जाएगा नीचे, which is my mg. Yes or no? This will be the forces. So here we have a normal direction NB, here we have a normal direction NA, and there this side we have mg.
पहले mg हटा देता हूँ, mg मुझे ऑलरेडी दिख रहा है. Let's resolve the component of Na in horizontal and vertical directions. कैसे करेंगे? So, अगर आप एनालाइज करो, so ये एंगल थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. Now if it is 90 minus theta, this will be again theta. अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा. अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और बाद में फिर से ये एंगल थीटा हो जाएगा, which is my 30 डिग्री. होगा या नहीं? This is 30, this is 90, so this is 60. ये 60 हो गया तो ये 30 होगा, ये 30 हो गया तो ये 60 होगा और बाद में फिर ये 30 हो जाएगा. ठीक है. सो Na का कंपोनेंट तोड़ दो. यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा? Na cos of 30 degree. And what will be component here? Is it Na sin of 30 degree? होगा कंपोनेंट. Here there is Na, this angle is 30 degree. So ये कंपोनेंट कितना हो गया? Na cos 30 और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? Na sin 30. ठीक है. अगर मैं इस पे भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इधर लिखूं, so what are the forces acting here? यहाँ से लग गया एक NB, here we had Na, right? और Na का जब हमने तोड़ा था, so इधर वाला कंपोनेंट लग रहा है Na cos of 30 degree. And the component here was कितना था? Na sin of 30 degree. और नीचे क्या लग रहा था इस पे? What was the forces acting here? Was that equal to mg? mg. हाँ, यही तो लग रहा था. Other than these forces और कोई forces पे है नहीं. Now, if it is in equilibrium, the summation of all forces acting on this body in vertical direction and horizontal direction क्या होना चाहिए? 0. So let's go in vertical direction. वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एप्लीकेशन चेंज कर रहा हूं. देखो यही फिजिक्स होता है, कॉन्सेप्ट उतना ही है. ओनली द थिंग इज कि एप्लीकेशन इज चेंजिंग. सो अगर हम देखेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शंस, क्या लग रहा है फोर्सेस? ऊपर Na cos 30 डिग्री और नीचे क्या लग रहा है बेटा? इज इट mg? ठीक है. Now what is the value of cos 30? √3/2. So normal reaction at A कितना हो जाएगा? 2mg/√3 होगा. 2mg/√3 the normal reaction at point A. Yes, sir. Okay. Now if they are asking us to get the normal reaction at point B, तो कैसे निकालोगे? So B पॉइंट के लिए अगर हमें बात करना है तो इसके लिए कौन सा डायरेक्शन में देखना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना पड़ेगा. क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्या लग रहा है इधर? NB. एंड व्हाट इज हियर? Na साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना. सो अगर हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, सो NB इज इक्वल टू व्हाट Na वी हैड 2mg/√3 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2. वेरी गुड. So now this 2 and 2 will be eliminated. So what will be normal reaction at point B? This is mg/√3. Am I clear properly? Yes, sir. Good. इतना ही था. Yes, sir. Good. आगे बढ़ सकते हैं? Yes. So good question है बेटा. इजी, अच्छा सवाल है. कैलकुलेशन वाइज कॉन्सेप्ट तो वही है. नेट फोर्स, नेट टॉर्क. टॉर्क की तो जरूरत भी नहीं है, नेट फोर्स से काम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख. ऐसा ही एक और बनाता हूँ. So we have inclined surface है ऐसा. लेट्स से कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है. ये भी क्वेश्चन सिंगेज के बुक में है.
I'm taking this question from Singeज only. ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया है, मास दिया है 1 kg, सॉरी m kg, सो मास हियर इज m kg. ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, यह वाला 0.1 और ये वाला 0.2. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेशियो ऑफ n1 by n2. करिए. चलो करें डील इसको. क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, सरफेस के परपेंडिकुलर विल इट बी इक्वल टू n1. चलो रिजॉल्व द कंपोनेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस. तो यहाँ पे एक कंपोनेंट लग गया n1, एक इधर और एक इधर, तोड़ेंगे. क्या होगा, अगेन सेम वे में, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा ना. so, इधर का कंपोनेंट कितना होगा, n1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड व्हाट विल बी हियर, n1 इंटू साइन ऑफ थीटा. होगा इधर 1:1 आ रहा है, नहीं बेटा 1:1 नहीं आएगा. इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n2, राइट. सो दिस साइड वी हैव नॉर्मल रिएक्शन व्हाट, n2 लगेगा ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर. n2 का भी कंपोनेंट तोड़ दो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में. देखिए ये हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल कितना फॉर्म कर रहा था, 2 थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा वापस से, विल इट बी इक्वल टू 2 थीटा. क्या ये 2 थीटा होगा, ये टोटल एंगल 2 थीटा था, यहाँ से ड्रॉप कर दो, से 90 था, ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा. सो व्हाट विल बी कंपोनेंट हियर, n2 इंटू कॉस 2 थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, n2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा. आया बराबर. अब अगर आप कंपोनेंट समझ में आया, टोटल एंगल ये 2 थीटा था, इसको अगर आप नीचे प्रोड्यूस कर दोगे तो 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया, सो दिस इज 2 थीटा. n2 इज एक्टिंग हियर, सो n2 cos 2 थीटा और n2 sin 2 थीटा. अच्छा एक मिनट देखता हूँ बेटा, सेम वे में यहाँ पे भी कंपोनेंट तोड़ दिए. सो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो क्या फोर्सेस लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, व्हाट आर द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, n1 sin theta and n2 sin 2 theta. हाँ बराबर, n1 sin थीटा एंड n2 sin ऑफ 2 थीटा. सो मुझे वही पूछ रहा है n1 by n2 का रेशियो, तो कैसे करेंगे, n1 into sin theta is equal to n2, and sin 2 theta can be written as 2 into sin theta into what, cos theta. So ये sin theta eliminate हो गए. So आपसे पूछा है n1 by n2,
2 into cos theta. This is the final answer. Am I clear? सिर्फ कंपोनेंट तोड़ने था, कंपोनेंट टूट गया, बात खत्म. Once you have the components ना, तो आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन पे इक्वेट करके you can solve it. The only problem was कि आपको कंपोनेंट अच्छे से टूटना चाहिए. That's it. Am I clear? Okay. एक बुक से लेता हूं मैं. I'll just share book with you. 1 second. समझ में आया बेटा सबको ये कैलकुलेशंस? Yes, sir. Okay. Sharing book with you. चलो go for this. Question number 83. चलो देखो, मैं भी इसको करता हूँ. So in these questions से कुछ दिया है. ठीक है. So and on this ऐसे प्लेस किया है. ठीक है. So we have kept like this. एंगल्स मास इसका दिया m kg. आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए हर जगह पे. और इसके सेंटर से इस वाले एंड का एंगल फॉर्म किया 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री. ठीक है. एंड वी हैव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए कैसे डील करेंगे? क्या इसका एक खुद का वेट लगेगा? पहली बात mg. Yes. So number 1 is mg here. फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा which is my na. अब देखो ये अगर एंगल 60 डिग्री है, ये 90 है तो ये 30 होगा. So अगर ये 30 होगा तो ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू 30 डिग्री अगेन. ये 60 डिग्री, 90, 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा ना. तो फ्रेश बनाता हूँ. एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो. ये एंगल कितना होगा? विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. सो Na का कंपोनेंट अगर आप इधर तोड़ोगे, नॉर्मल रिएक्शन एट A का कंपोनेंट, व्हाट विल बी दिस? Na cos ऑफ 60 डिग्री. और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? Is it Na sin of 60 degree? In the same manner, here there is normal reaction NV, contact force, right? अभी ये 30, ये 90, ये 60, तो ये एंगल वापस से कितना फॉर्म हो जाएगा? Will that be again equal to 30 degree?
So what will be the component here? NB cos of 30 डिग्री, और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? NB sin of 30 डिग्री होगा। so, अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं यहाँ पे डायग्राम बना के, बड़ा डायग्राम थोड़ा बनाता हूँ। सो वी हैव हियर, यहाँ पे था मेरे पास NA, और इधर क्या फॉर्म हो गया? So this side we have NA sin of 60, इधर क्या हो गया? NA cos of 60. Likewise, we had here one normal reaction, which is my NB. इधर क्या लग जाएगा और इस बाजू में क्या हो जाएगा? इधर क्या हो गया? N into B sin of 30 डिग्री cos of 30 डिग्री, और नीचे क्या लगा बेटा इस पे? mg। ये होगा ना सारे कंपोनेंट्स तोड़ने के बाद? Yes, sir. Yes, sir. चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले चलते हैं। सो लेट्स गो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फर्स्ट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम वर्कआउट करें, सो व्हाट आई एम हैविंग, NA sin of 60 डिग्री, NB sin of 30 degree. So which means that NA into what? Root 3 by 2, NB 1 by 2. This 2 and 2 will be eliminated. Okay. देखते हैं मगर just a second. So what I'm having, that root 3 of NA is equal to what? NB. ये रिजल्ट आया ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के होल्ड करो। Now go in for this in vertical direction. क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में? ऊपर क्या लग रहा है? NA cos 60 plus NA cos 30 is equals to mg. हाँ, cos of 30 is equal to what? mg. That means cos 60 का वैल्यू क्या होगा? 1 by 2 ना? NA Yes. by 2, cos 30 हो गया root 3, NB by 2. So NB को we can keep root 3 NA. NB को हम root 3 NA प्लेस कर सकते हैं। So NA by 2 plus root 3, और NB की जगह पे I have kept root 3 NA by 2 is equal to what? mg. हाँ ठीक है। So what I am having from here, 3 plus 3 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। this, so 4 into NA by 2, this will get cancelled. So NA कितना हो गया? mg by 2. Is it clear? So NA is mg by 2. Now what will be NB then? So if I want to get NB, NB कितना था? This is what? root 3 of NA, और NA आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। So NB कितना हो जाएगा? root 3 mg by 2. This is the final answer. Am I clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 83 का आंसर is A and C. Correct. Any doubt in these type of questions? No. Good. चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट तोड़ने में थोड़ा भी गलती हुआ, क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट उतना ही है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0 एंड समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज 0 इफ इट इज अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बस वही लगा देना। सिर्फ अच्छे से हमें क्या करना है, वी हैव टू ओनली रिजॉल्व द कंपोनेंट्स।
I'm sharing the screen for one more question. This is from an Arihant book. करिए ये वाला. चलो करें इसको डील. So they are saying कि एक vertical wall है. And from here, यहाँ से हमने एक object को attach कर दिया. So from here we have object को attach किया है. और इस object का जो weight है नीचे की तरफ, this is 8 Newton, and we are applying a force here F. So आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? Find the magnitude of tension T in the string and the force F until 0.3 meter away from the vertical positions of A and the length इसका 0.5 meter. So ये जो thread है इसका लेंथ दिया है 0.5 meter. और how much you are getting? T is equal to 10 and F is equal to 6. 1 second, Mahesh. Check this. Yes, excellent, buddy. Excellent, super. और ये आपको दिया 0.3 meters. This is 0.3 meter. This they have given us 0.3 meters, right? So कैसे करेंगे? This end will be having the tension, right? यहाँ पे tension होगा T. Let's say this angle is theta. Super, of course, तो बहुत बढ़िया. Speed थोड़ा धीरे-धीरे में speed पे भी काम करना है. This angle is theta. This is T here. So what will be the component here? T of cos theta. और इधर वाला component क्या हो जाएगा? T of sin theta. So what we can say that आपसे T ये पूछ रहा है ना? T sin theta. Will this be equal to 8? Yes. If we are talking in vertical direction, so in vertical direction, what we are having here is T sin theta. Good भूमिका. और नीचे क्या लग रहा है? 8. What is sin theta from here? I will be getting the value of sin theta. Sin theta का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4/5. 4/5. Sin theta is what? देखो, this is √3. This is sorry, this is 0.3, 0.5. तो ये वाला जो हाइट होगा ये हो जाएगा 0.4 meters by using Pythagoras theorem. और एंगल से भी निकाल सकते हैं. तो sin theta कितना हो जाएगा from here? Is it equal to 0.4 by 0.5? Right? So sin theta will be equal to what? Simply equal to 4/5. और exactly इसी में cos theta कितना हो जाएगा? 0.3 by 0.5. So if I solve them, point and point will be eliminated. So what will be cos theta? 3/5. So sin theta I had is 4/5. We place here tension into
8, this is 2. So what will be tension? 10, right? अगर हम इसी वे में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, if I go in horizontal direction, so what we can say in horizontal direction? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं हम लोग? t cos theta is equals to हाँ, प्लेस करिए. क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स में? F is equal to what? T of cos theta. So what is T we are having? 10. Cos theta कितना है? 3/5. This is 2. So what will be the value of F? 6. Am I clear? Good, Huzaf. क्लियर है क्या पॉइंट सबको? Yes. ओके, इसके लिए लैमिस थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं. किसी को मालूम है लैमिस थ्योरम क्या होता है? वी कैन यूज लैमिस थ्योरम आल्सो फॉर दिस. याद रखना, एरोडोब में 1-2 क्वेश्चन है जो लैमिस थ्योरम से बहुत इजीली बनता है. ऐसे देखोगे तो टफ हो जाएगा थोड़ा. लेट्स से कि 3 फोर्सेस एंड दे आर कंकरेंट फोर्सेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंकरेंट फोर्सेस? passing through a single point. हाँ, सो दिस इज अ कंकरेंट फोर्सेस और इसका नेट 0 होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, है ना. सो 3 कंकरेंट फोर्सेस और नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0. So 3 concurrent forces so this is the case for 3 concurrent forces in equilibrium. Three concurrent forces in equilibrium. Excellent, Kyora. बहुत बढ़िया. This is 3 concurrent forces for equilibrium. Now say F1 के opposite का angle is alpha, F2 के opposite का angle is beta और F3 के opposite का angle is gamma. ध्यान रखना, ये तभी यूज कर पाएंगे हम when the forces are concurrent and it is in equilibrium. अगर forces concurrent नहीं है तो नहीं यूज कर पाएंगे, और अगर concurrent है और इसके अलावा अगर ये equilibrium में नहीं है तो भी नहीं यूज कर पाएंगे. So this is applicable only for the forces which is concurrent and the summation of 3 forces is in equilibrium. तो क्या रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे? That F1 by will be having from here F1 by sine of alpha, F1 by sine of opposite angle, F2 by sine of the opposite angle, and F3 by sine gamma. ये लैमिस थ्योरम होता है. Am I clear? F1 by sine of the opposite angle alpha, F2 by sine of the opposite angle beta, and F3 by sine of the opposite angle gamma. These theorem will be applied if and only if the 3 forces are concurrent and they are in equilibrium. Am I clear? Everyone समझ गया पॉइंट? ये भी यूज कर सकते थे आप डायरेक्टली, यहाँ पे इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना. इसके t by 90, f by this theta plus 90, and f इसके is 8 by this angle. So we can directly solve by using Lami's theorem also. Is it clear? Yes. ठीक. So we'll close for today. आज का लेक्चर समझा सबको अच्छे से? Yes. Yes. अगले लेक्चर में और बातें करेंगे. एंड आप लोगों ने ये सॉल्व किया है क्या? प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लिया सॉल्व करके? प्रोजेक्टाइल का जो असाइनमेंट दिया था मैंने हैव यू सॉल्व दैट? Half is done and half is. ओके. सो आप सॉल्व करो. आज का टाइम है, कल का टाइम है. ऑन थर्ड लेक्चर, कल नहीं, कल भी हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे. थर्ड लेक्चर में विल हैव अ डिस्कशन ऑन प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन बैंक. इज इट क्लियर? Yes. माय सजेशन इज बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए.
है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना कम करने से नहीं होगा। ओके, ठीक है भूमि, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और मैं इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस आज सेंड करता हूँ ग्रुप पे, वो भी सॉल्व करना है, कल डाउट रहेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है।